आनंद शर्मा और अपने आज जो टॉपिक कर रहे हैं वो है बीएससी सेकेंड ईयर की बुक ह्यूमन फिजियोलॉजी का टॉपिक अपने भी स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था विटामिन्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और अपने बात की थी कि जो विटामिन्स होते हैं विटामिन्स को अपने दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं या दो अपने भागों में बांट सकते हैं। पहला अपने कहा था कि वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स और दूसरा आपने कहा था फैट सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं यानी कि इनकी सॉल्वेंट के आधार पर या विलयशीलता के आधार पर अपने कह सकते हैं कि इनको कितनी कैटेगरी में, दो कैटेगरी में अपने डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो अपना है नंबर 1 पॉइंट इसके अंदर कि वाटर सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, विटामिन्स वाटर सोल्यूबल विटामिन्स की अगर बात करते हैं कि वाटर सोल्यूबल विटामिन्स क्या होते हैं, तो देखो वाटर सोल्यूबल विटामिन की इस कैटेगरी में जो विटामिन्स होते हैं इन विटामिन्स को बी तथा विटामिन सी के सभी जो विटामिन आते हैं वो वाटर सोल्यूबल के अंदर के जाते हैं। इसके अंदर नंबर 1 पॉइंट अपना क्या है कि जो वाटर सोल्यूबल विटामिन जो कैटेगरी है इस कैटेगरी में विटामिन बी व विटामिन सी, विटामिन बी व विटामिन सी के सभी जो विटामिन होते हैं उन विटामिन को शामिल किया जाता है। तो विटामिन बी व विटामिन सी के सभी विटामिन जो होते हैं उनको किस कैटेगरी में रखा जाता है, तो वाटर सोल्यूबल विटामिन की कैटेगरी में अपने उनको रखते हैं। अब अपनी बात करते हैं कि विटामिन बी क्या होता है या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं। अब विटामिन बी जो है इसमें बहुत सारे विटामिन आते हैं उनको सभी को अपने कंबाइन रूप से क्या कह सकते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। तो नंबर 1 अपना जो पॉइंट यहाँ पे है वो कौन सा है, वो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या चीज होती है इसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं कि जल में घुलनशील तथा नाइट्रोजन युक्त सर्वप्रथम ज्ञात जो विटामिन होते हैं उनको विटामिन बी कहा जाता है। कौन से विटामिन बी किसे कहते हैं, तो नंबर 1 इसमें क्या है कि जल में घुलनशील, जल में घुलनशील यानी कि वाटर सोल्यूबल, जल में घुलनशील तथा अपने कह सकते हैं कि नाइट्रोजन युक्त, जल में घुलनशील और नाइट्रोजन युक्त सर्वप्रथम ज्ञात जो विटामिन होते हैं, सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन्स को अपने क्या कहते हैं, विटामिन बी कहा जाता है। तो क्या बोलते हैं, विटामिन बी कहते हैं। तो विटामिन बी किसे कहते हैं कि जल में घुलनशील तथा नाइट्रोजन युक्त ज्ञात जो सबसे पहले ज्ञात जो विटामिन होते हैं उनको विटामिन बी कहा जाता है। और इसके बाद में खोजे गए लगभग सभी ऐसे विटामिन को किस में रखते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में रखे जाते हैं। यानी कि इसके बाद में खोजे गए ऐसे विटामिन, कैसे विटामिन जो क्या है जल में घुलनशील और नाइट्रोजन युक्त होते हैं। जो जल में घुलनशील और नाइट्रोजन युक्त विटामिन जो होते हैं उन विटामिन को किसमें, उनको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, उनको क्या है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में रखा जाता है। विटामिन बी क्या है, तो जल में घुलनशील और नाइट्रोजन युक्त जो सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन जो होते हैं उनको अपने विटामिन बी कहते हैं। और इस कैटेगरी के अंदर या इसके समान बाद में खोजे गए विटामिन, सभी जो विटामिन होते हैं उनको अपने किस में रखते हैं, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर अपने इनको शामिल किया जाता है। इसके बाद में लगभग ऐसे सभी विटामिन की खोज की गई तथा इन्हें क्या है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नाम दिया गया। यानी कि विटामिन बी की अपनी बात करते हैं तो क्या था कि जल में घुलनशील और नाइट्रोजन युक्त विटामिन को
जो बिल्कुल इसके समान ही थे, उनको विटामिन बी, विटामिन B1, B2, B3, B5 इस प्रकार से क्या है उनको नाम दिया गया। और उन सभी विटामिन को कंबाइंड रूप से अपने क्या कह सकते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अपने कह सकते हैं। इससे पहले अपने विटामिन के क्या क्या काम होते हैं उनके बारे में अपने डिस्कस करके आए हैं पीछे, तो अगर आपने पीछे वाली क्लास नहीं देखी है तो एक बार उसको देख लीजिए, उसके बाद में अपने इसको स्टार्ट करना है। तो अब अपना यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ये क्या काम करते हैं, तो विटामिन बी मेटाबॉलिज्म में भाग लेने वाले कोएंजाइम का प्रमुख अंश होते हैं। अगर हम बात करते हैं कि मेटाबॉलिज्म की जो क्रिया होती है, मेटाबॉलिज्म में भाग लेने वाले, मेटाबॉलिज्म के अंदर भाग लेने वाले कोएंजाइम जो होते हैं, कोएंजाइम का प्रमुख अंश कोएंजाइम का प्रमुख अंश या जो भाग होते हैं, अंश या प्रमुख भाग कौन होते हैं, तो यही विटामिन की विटामिन बी वाले होते हैं या बी कॉम्प्लेक्स होता है, बी कॉम्प्लेक्स। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या है, तो मेटाबॉलिज्म में भाग लेने वाले सभी जो कोएंजाइम्स होते हैं उनका प्रमुख भाग बनाते हैं। कौन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं। अब अपने बात करते हैं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रमुख कौन कौन से होते हैं, मुख्य जो विटामिन होते हैं उनकी अगर अपने बात करते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर अपने बात करते हैं सबसे पहला जो विटामिन है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर वो होता है विटामिन B1। कौन सा है, विटामिन B1, जिसको अपने थायमीन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, थायमीन, थायामीन भी इसको कहा जाता है। किसको, विटामिन B1 जो होता है उसको थायामीन भी कहते हैं। अब विटामिन जो B1 है, वैसे तो इस विटामिन की जो खोज थी वो किसके द्वारा, फुंक के द्वारा। वैसे तो क्या है, इसकी अगर अपनी हिस्ट्री की बात करते हैं या खोज की बात करते हैं तो किसके द्वारा, जो फुंक नाम का साइंटिस्ट था, जो अपने पीछे की जो क्लास है उसमें इसके बारे में अपने बात भी की थी। तो फुंक के द्वारा चावल का जो छीलन होता है, चावल के छीलन के अंदर, चावल के जो छीलन होते हैं उनसे अंदर क्या है, फुंक ने 1912 में, कब है, 1912 के अंदर, 1912 में सबसे पहले फुंक ने इसकी खोज की थी। लेकिन जो शुद्ध रूप से अपने विटामिन B1 जो है या जो थायमीन है, इसको शुद्ध रूप से कब तैयार किया गया, तो इसको शुद्ध रूप से 1926 के अंदर या 1926 के अंदर। अगर अपने बात करते हैं कि विटामिन B1 जो है इसको शुद्ध रूप से कब तैयार किया गया, तो 1926 के अंदर, 1926 के अंदर जो विटामिन B1 या थायमीन जो होता है इसको शुद्ध रूप से ज्ञात किया गया था। अब इसके बाद में नेक्स्ट है कि इसकी जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर थी विटामिन B1 की, वो 1930 में विलियमसन ने ज्ञात की थी। अब अपने बात करते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या संरचना की बात करते हैं, तो ये कब, 1930 के अंदर विलियमसन, 1930 के अंदर विलियमसन ने सबसे पहले क्या है, 1930 के अंदर इसको ज्ञात किया था। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है इसके अंदर कि यह कार्बोहाइड्रेट तथा कुछ अमीनो एसिड के अंतिम मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक कोकार्बोक्सिलेज के रूप में कोएंजाइम के साथ में क्या करते हैं, ये संयोजन करने का काम इनका होता है। यानी कि क्या काम करते हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट तथा अमीनो एसिड के, कार्बोहाइड्रेट तथा एमाइनो एसिड जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट तथा एमाइनो एसिड के अंतिम मेटाबॉलिज्म के लिए, एमाइनो एसिड के अंतिम मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक
मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक को कार्बोक्सिलेज नामक को एंजाइम, आवश्यक को कार्बोक्सिलेज को एंजाइम के साथ में संयोजन करते हैं, के साथ है संयोजन करते हैं। देख, अगर अपने B1 की बात करते हैं, इसको अपने क्या बोलते हैं, थायामीन भी कह सकते हैं। उसकी खोज सबसे पहले बात करते हैं तो फुक ने चावल के थैलियों में से कर ली थी। शुद्ध रूप से 1912 में तैयार किया गया था, और सॉरी 1926 में शुद्ध रूप से तैयार किया गया था। अगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो क्या है, ये 1930 में विलियम्स के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? विलियम्स के द्वारा दी गई थी। अब अगर अपने बात करते हैं इसके अंदर मुख्य काम, तो कार्बोहाइड्रेट तथा एमाइनो एसिड जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का एक फूड स्टफ है जिसको अपने पीछे पढ़ के आए हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो सबसे ज्यादा अपने को एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो कार्बोहाइड्रेट और एमाइनो एसिड के अंतिम मेटाबॉलिज्म, यानी कि कार्बोहाइड्रेट और एमाइनो एसिड को अपने एक प्रकार से तोड़ने की जो क्रिया होती है तो अपने क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक जो को कार्बोक्सिलिक को एंजाइम जो होता है, को कार्बोक्सिलिक एंजाइम जो होता है उसके साथ में जुड़ते हैं। यानी कि सिंपल शब्दों में कहें तो क्या कर सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट और एमाइनो एसिड के जो मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस होती है उसके लिए ये हार्मोन क्या होते हैं, जरूरी, ये जो विटामिन होते हैं ये क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपने बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर क्या कहता है कि अब इनकी जो प्रेजेंस होती है, उपस्थिति की बात करते हैं, ये कहां-कहां पर अगर प्रेजेंट रहते हैं। उपस्थिति की बात करते हैं तो उपस्थिति में अनाज के छीलन एक और जो हिस्ट और मांस में मिलता है, तो कहां पर मिलेगा आपको ये उपस्थिति की बात करते हैं, अनाज के जो छीलन होते हैं, उसके बाद में हिस्ट जो होता है उसके अंदर, उसके बाद में मांस जो होता है उस मांस के अंदर ये प्रेजेंट रहते हैं। और इसके अलावा एग यानी कि अंडे जो होते हैं, एग के अंदर भी ये उपस्थित रहते हैं। कौन सा? विटामिन B1 जो होता है या जो थायामीन जो होता है वो इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। ओके, अब क्या है, इसकी कमी से अपना जो नर्वस सिस्टम तथा पेशियों का कार्य बिगड़ जाता है जिससे पैरालिसिस हो जाता है। अब इसकी कमी अगर हो जाएगी, किसकी? B1 की अगर कमी हो जाती है तो उस कमी के अंदर क्या-क्या लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं, या फिर कौन-कौन से लक्षण ऐसे हैं जो विटामिन B1 की वजह से होते हैं। इसमें क्या कहते हैं कि अपना जो नर्वस सिस्टम और पेशियों का कार्य बिगड़ जाता है। नर्वस सिस्टम तथा जो पेशियां यानी कि मसल्स जो होती हैं, मसल्स का कार्य क्या हो जाएगा, कार्य बिगड़ जाता है। अगर नर्वस सिस्टम और पेशियां सही रूप से काम नहीं करेगी तो अपने अंग जो है, अपने बॉडी पार्ट जो है वो सही रूप से काम नहीं कर पाते, जिसको अपने क्या कह सकते हैं, पैरालिसिस भी कह सकते हैं। यानी कि पैरालिसिस के अपने जो लक्षण होते हैं या पैरालिसिस हो सकता है। कब हो सकता है? जब क्या है कि विटामिन B1 या जो थायामीन है इसकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। उसके बाद में बात की थी कि पेशियों की कमजोरी हो जाती है। तो इसके बाद में एक पॉइंट और भी है इसके अंदर कि अगर अपने बात करते हैं हार्ट की बात करते हैं, अगर हार्ट की जो पेशियां हैं वो क्या हो जाएगी, अगर कमजोर हो जाएगी, हार्ट की पेशियां क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, तो हार्ट बीट क्या हो सकती है, बंद हो सकती है। तो अपनी जो हार्ट बीट होती है वो हार्ट बीट क्या हो सकती है, बंद हो जाती है। कौन सी कंडीशन के अंदर? जब क्या होगा, जब विटामिन B1 या थायामीन जो होता है उसकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है उसके अंदर। ठीक है, ये तो एक तो आपने बात की थी कि पैरालिसिस हो सकता है, हार्ट बीट क्या हो सकती है, बंद हो सकती है, जिससे व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। उसके बाद में नेक्स्ट कुछ और पॉइंट इसमें क्या कहता है कि इसकी कमी से अपच हो सकती है, यानी कि खाना नहीं पचता है, कब्ज हो जाती है। अपच व कब्ज
ठीक है, तब जब विटामिन B1 की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और ये जो सारे लक्षण हैं इनको यानी कि ये जो लक्षण है अपच और कब्ज वाला, इनको अपने शारीरिक रूप से या अपने सामूहिक रूप से क्या कह सकते हैं, बेरी बेरी कहा जाता है, बेरी बेरी। तो बेरी बेरी रोग क्या है, इसमें क्या है कि अपच और कब्ज की शिकायत अगर हो जाती है तो उसको अपने क्या बोलते हैं, बेरी बेरी रोग कहा जाता है। तो बेरी बेरी जो रोग है वो किसकी वजह से होता है, तो विटामिन जो B1 है, विटामिन B1 की कमी से अपने को, या थायामीन जो होता है उस थायामीन की कमी से अपने को देखने को मिलता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट अपने बात करते हैं नंबर 2 विटामिन, किसके अंदर, बी कॉम्प्लेक्स के अंदर, इसको अपने बोलते हैं B2। इसको क्या बोलते हैं, B2 कहा जाता है, इसको राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। राइबोफ्लेविन अपने इसको कह सकते हैं, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन किसे कहते हैं, विटामिन B2 जो होते हैं, विटामिन B2 को अपने क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन कहते हैं। इस विटामिन की अपने हिस्ट्री की बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं, इसकी खोज की बात करते हैं। इसकी खोज किसने की थी, A.W. ब्लैक ने की थी। A.W. ब्लैक ने इसकी खोज की थी। कब की थी, इसकी खोज की गई थी 1935, 1935 के अंदर क्या की गई थी, इसकी खोज की गई थी। अब जो विटामिन B2 जो होता है या राइबोफ्लेविन जो होता है, ये राइबोफ्लेविन इसे 1935 में दूध से अलग किया गया था। तो 1935 में क्या है, A.W. ब्लैकिंग ने किससे अलग किया था, इसको दूध से, यानी कि मिल्क से इसको अलग किया था। यानी किसकी प्रेजेंस कहां होगी, मिल्क के अंदर इसकी प्रेजेंस होती है। ओके, इसके बाद में क्या कहता है कि ये गहरे येलो कलर का होता है। अगर हम बात करते हैं कि कैसा होता है, तो यह गहरे येलो कलर का होता है। कैसा होता है, ये गहरे येलो कलर का होता है या पीले रंग का होता है। कौन सा, विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन जो होता है। ओके, उसके बाद कहता है कि अब इस हार्मोन की आवश्यकता ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि ये जो हार्मोन होता है, ये हार्मोन ग्रोथ और स्वास्थ्य वर्धक होता है। अब ये हार्मोन क्यों जरूरी है, इस हार्मोन या ये हार्मोन क्या करता है, अपनी जो ग्रोथ या वृद्धि होती है उसके लिए, और उसके बाद में हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य वर्धक होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है। इससे पहले हमने जब विटामिन स्टार्ट किया था तो अपने ये बात की थी कि जो विटामिन होते हैं उनको पर डे के हिसाब से अपने को लेना होता है, और सभी जो विटामिन होते हैं वो अपने कह सकते हैं कि एक प्रकार से शरीर को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन मेटाबॉलिक जो रिस्पांस होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और हमारी बॉडी को रोगों से बचाने का काम करते हैं। अगर इनकी कमी हो जाएगी तो किसी न किसी प्रकार का रोग जो होता है वो देखने को मिलता है। इसके बाद में अब इसकी जब उपस्थिति की बात करते हैं, प्रेजेंस की बात करते हैं, तो ये इसकी उपस्थिति कहां-कहां पर होती है या कौन-कौन सी चीजों के अंदर आपको ज्यादा मात्रा में B2 जो होता है वो मिल जाता है। तो ये कहां पर, ये पनीर, अंडों, फिश और हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं, पनीर के अंदर, अंडों के अंदर, फिश के अंदर, हरी सब्जियां जो होती हैं, हरी सब्जियां जो होती हैं उन्हें सब्जियों के अंदर मिल जाता है। उसके बाद में मांस जो होता है, मांस के अंदर, और गेहूं जो होती है उस गेहूं के अंदर अपने को ये काफी मात्रा में मिल जाते हैं। ठीक है, कौन सा, विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन। अगर किसी व्यक्ति के अंदर विटामिन B2 की कमी हो जाती है उसको पनीर, अंडे, फिश, हरी सब्जियां, मांस और गेहूं, इनका क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए, ताकि क्या है उसके अंदर विटामिन B2 की जो कमियां हैं उसको पूरा किया जा सके। अब इसकी कमी से अगर अपने बात करते हैं कि रोग जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसकी कमी से पहला जो रोग है
क्या बोलते हैं, ओस्ट विदग्धता कहा जाता है, या जो कीलोसिस होता है, कीलोसिस हो सकता है। इसके बाद में कमजोर पाचन शक्ति, कमजोर पाचन शक्ति यानी कि सही रूप से पाचन नहीं हो पाता है। उसके बाद में त्वचा और आंखों में जलन, त्वचा व आंखों में जलन अनुभव होती है। किसकी वजह से, विटामिन जो B2 होता है इसकी कमी से। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है कि दिमाग की थकावट और याददाश्त का कमजोर हो जाना, थकावट और मेमोरी या जो याददाश्त जो होती है उसका क्या हो जाना, कमजोर हो जाना। ये सारे जो लक्षण होते हैं, ये लक्षण आपको कब देखने को मिल सकते हैं, ये लक्षण आपको मिल सकते हैं विटामिन B2 जो होता है या राइबोफ्लेविन जो होता है, उस राइबोफ्लेविन की कमी जब होती है हमारे शरीर के अंदर, तब ये सारे रोग जो होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं। ठीक है।